सही साहब, पहले गुफ्तगू का आगाज पाक भारत ताल्लुकात से ही करना चाहूंगी। कितना ये एक वाइज फैसला है, दानिशमंदाना फैसला है कि तमाम तिजारती मामलात को उस वक्त तक स्टॉल किया जाए जब तक दूसरे इशू सेटल नहीं हो जाते, खुसूसन कश्मीर इशू। इस पर आपका क्या मौकफ है? सिदरा, पहले तो हम तमाम ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज के राइट की हिमायत करते हैं जी, और हम समझते हैं कि उनकी जो लड़ाई है वो एक जायज लड़ाई है। मगर एक इसका पहलू और भी है। एक बड़े आदमी ने कहा था कि पैट्रियटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। अब मामला आ जाते हैं, चीनी पे आ जाते हैं। वहां चीनी 25 रुपए की किलो बिक रही है, अगर आप ये करेंसी का जो डिफरेंस है उसको निकाल दें 50-60 रुपए की है जी। ठीक। दूसरी बात यह कि वो वैक्सीन 200 रुपए की दे रहा है सबको, जो बाहर वहां वैक्सीन का जो है सारा वेस्ट ने वहां पे बनवाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वैक्सीन की हमें जरूरत है। अब बात क्या है, पैट्रियटिज्म तो हमारे सीना है, हमारा दिल है, हमें मोहब्बत है इस जमीन से, धरती से, यही पैदा हुए हैं, यही दफन होंगे। मगर सवाल यह है कि जब आप पैट्रियटिज्म को आप अपने मुनाफों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल कल अपना ने खत लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, ये जो वैक्सीन हमने रशिया की ली है उसके बारे में उन्होंने कहा कि 55% प्रॉफिट्स के ऊपर आपने क्यों अलाउ किया ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, एक ऐसे टाइम में जहां हम सब अजाब में हैं और ट्रेजेडी में हैं। तो हमें ये डिस्टिंक्शन करनी चाहिए। कश्मीर के लिए हमें जान भी देनी है, और सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, इस बड़े सगीर की तमाम ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज के लिए, और उनकी लड़ाई जस्ट है और स्ट्रगल जस्ट है। इसलिए बड़े सगीर को कौमियतों का जेल खाना भी कहते हैं। मगर सवाल यह है कि यह होता क्या है, एक डिसीजन करते हैं, उसके बाद अपोजिशन टांग खींच, हो बिक गया, हमने मुदी कर ली, मुदी बीच में डाल के सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम जो है वो डिसीजन करते हैं और वापस ले लेते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा मजबूत राय सईद साहब पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में बन रही थी जब हमने कशीदगी को खित्ते में कम किया, पीस को यानी अमन को तरजीह दी, जबकि हम देख रहे थे कि एक लॉगर हेड वाली सिचुएशन दोनों ममालिक के बीच में कायम हो गई थी पठानकोट के इंसिडेंट के बाद। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त जो स्टांस है कि जी वो एक जब तक कश्मीर के मामला तय नहीं होंगे, जिसकी एक हिस्ट्री चली आ रही है, मोदी सरकार का उसके ऊपर एक अपना मौकफ होगा, तिजारत को बिल्कुल फ्रीज कर देना, उन मामला को आगे लेकर ना चलना, इसमें क्या आपको एक कहना चाहिए कि व्हाट इज द अंडरलाइंग रीजन, इससे फायदा किसको होगा? देखें सिदरा, हमारी खारजा पॉलिसी इस मुल्क के अवाम के मफाद के लिए होनी चाहिए। हम असूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे, और रिसेंटली भारत ने हमारी बड़ी मदद की है अपना इमेज टार्निश करने में, जो बीजेपी की राइज हुई है और जो दुनिया भर में भारत एक्सपोज हो रहा है, हमने गेन किया, और इससे पाकिस्तान का इमेज भी बहुत बेहतर हुआ है और हो भी रहा है। हमारा जो पुराना इमेज था कि कोल्ड वार के बाद जो हम इस्तेमाल होते रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको पस मंजर में ले जाने में कामयाब हुए, और मोदी ने भी इसमें हमारी बड़ी हेल्प की। मगर इसमें दो चीजें हैं, हमें बड़े प्रैग्मेटिक डिसीजन लेने चाहिए। हमें जहां पे इस मुल्क का मफाद है, अगर 2% चीज सस्ती मिल रही है तो हम क्यों ना रहे। अपने कारोबार के लिए तो हम तड़प रहे होते हैं, यहां से रास्ता दे रहे होते हैं आयरन ओर के लिए। पिछली गवर्नमेंट जो है वो जनरल कौन था, वो जो ठेके दे के गया था भारतीय सरमायादारों को, वो जो था पिछला करजई, वो उसके लिए हम तड़प रहे थे यहाँ पे कि इनको रास्ता दें। और वो जब हमारी रूलिंग इशराफिया के जाती माली मफादात होते हैं तो कहीं पैट्रियटिज्म नजर नहीं आता। अच्छा, ये बड़ा की इशू है जब हम पाक भारत की तिजारत की बात करते हैं, जिसके हजम से एक बहुत कसीर आबादी के तबके को फायदा हो सकता है, दोनों भारत में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन हमेशा हमने देखा है या तो ये नजर हो जाता है कुछ चीजों का, या फिर जैसे आपने खुद इशारा दिया कि अशराफिया इसको हाईजैक कर लेती है जब तिजारत हो भी रही होती। अच्छा, मुझे इसका तो खैर पता नहीं कि इमरान खान झुकाव दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, उनके फैसले तो बदलते रहते हैं। अब परसों का फैसला था कि भारत से ट्रेड की जाएगी, कल गुस्सा आ गया उनको, उन्होंने कहा नहीं भी, कौन कहता है भारत से ट्रेड करेंगे, मैं तो नहीं कहा, बताया गया उनको, आपने कहा था। तो भूल जाते हैं वो। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ये याद नहीं रहा था कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। खैर छोड़ें इन बातों को, बहुत सी मिसाल है। सुबह शाम इस कौम को यखनी की तरह पिलाता रहे, एक अदालती निज़ाम, एक इलेक्शन का निज़ाम। आपके मुल्क में हर बीमारी जो है वो यहीं से शुरू होती है। इन दोनों के ऊपर इमरान खान ने 2.5 साल में क्या किया? कख नहीं किया। अब आ गए जी हम इंतखाबी इस्लाहत लाएंगे। कौन सी इंतखाबी इस्लाहत लाओगे? पागल बनाया हुए लोगों को। हर 6 महीने के बाद एक टीका लगा देना, मैं फलां इस्लाहत, मैं फलां इस्लाहत। वो किधर है टास्क फोर्सेस जो बनाई थी आपने 25-36? पहले तो उसका हिसाब किताब गोशवारा खोले ना कौम तुम्हारा। सब फ्रॉड है। ये एंगेजमेंट की पॉलिसी है कि लोगों को एंगेज रखो, लोगों को बहकावे में रखो, लोगों को लॉलीपॉप दो, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखो, इतने में अगला इलेक्शन आ जाएगा, लोग शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है, पागल बन जाएंगे।
پھر پاگل بنیں گے، پھر پاگل بنیں گے. اتنے میں آپ کی زندگی جو 70-80 سال ہے اس میں آپ کٹ کے راج کریں اس ملک میں، دھانس دھاندلی کریں، بدماشی کریں، انجوائے کریں. یہ ہے خلاصہ زیست ان سب کا. تو مجھے تو کوئی امید نہیں آپ کے باقی چاروں پر پہنچ گئی ہے. مارچ میں مہنگائی بڑھ کر 9.5% تک جا پہنچی ہے. دوسری طرف آج ہی گھی کی قیمت میں 7 روپے اور کوکنگ آئل کی قیمت میں 6 سے 9 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا گیا ہے. مہنگائی 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے اس وقت. ہمارا سوال یہ ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ امیر عباس صاحب. ماشاءاللہ رمضان کا چاند تو چڑھا نہیں ہے، لیکن اس حکومت نے مہنگائی کا چاند چڑھا دیا ہے. پہلے لوگ کم پسے ہوئے تھے کہ اب پھر مزید ایک جھٹکا جو ہے وہ اب لوگوں کو لگنے لگا ہے. اور خود حکومت جب اعلان کرے کہ ہم مرحلہ وار 5.5 روپے تک بجلی مہنگی کریں گے، اور سرکولر ڈیٹ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم ختم کریں گے. 1200 ارب پچھلی حکومت چھوڑ کر گئی تھی، ان کی حکومت میں شاید کچھ 2400 ارب روپے سے زیادہ چلا گیا. بجلی گیس مہنگی کرتے گئے. ہمیں یہ کہا کہ اس لیے مہنگی کر رہے ہیں کہ ہم قرضے اتاریں گے، ہم سرکولر ڈیٹ ختم کریں گے. ہمیں ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، ہمیں بعد میں پتا چلا کہ سرکولر ڈیٹ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. قرضے ماشاءاللہ جب یہ حکومت آئی تھی تو 95 ارب ڈالر کے قرضے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ 95 ارب ڈالر میں عمران خان کا حصہ نہیں تھا، وہ ماضی کے لوگوں کا تھا. ہم سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں قرضے کم کروں گا. آج قرضے 115 ارب ڈالرز پر ہیں. 115 ارب ڈالرز. ہم سے کہا گیا کہ قرضے اس لیے لے رہا ہوں کہ قرضے کم کروں گا. کس سے اتاروں گا؟ سود دوں گا. بابا 95 ارب ڈالر پہ آپ کو ملک ملا تھا، آپ نے قرضے لیے، آپ اس کو اور کچھ نہیں تو 92-93 ارب ڈالر ہی کر دیتے. آپ نے تو 20 ارب ڈالرز کا اضافہ کر دیا. دسمبر 2019 سے لے کر دسمبر 2020 تک 5 ارب ڈالر سے زائد آپ کے ملک میں قرض کے اوپر جو ہے وہ بوجھ اضافی پڑا یا اضافہ ہوا. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب تیسرا سال ہے، تیسرا وزیر خزانہ آ گیا. اچھا پہلے ایک انہوں نے وہ مشاورتی کاؤنسل بنائی اقتصادی، یا پھر ایک اور مشاورتی اقتصادی کاؤنسل. تو یہ وہ سارے ایک عجیب سے فیصلے ہیں معیشت میں کہ جن کا ظاہری بات ہے ان کو وہ کہاں پہ نظر آئیں گے؟ وہ اسی قسم کی بیڈ گورننس میں نظر آئیں گے نا. وہ آپ کو مہنگائی میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو ہولڈنگ میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو کرائسس جیسے شوگر کرائسس، ویٹ کرائسس. یہ جب غلط فیصلے ہوں. میرا خیال ہے حکومت کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی ہے اس مہنگائی کو روکنے کی، اور کوئی حکمت عملی حکومت کے پاس نہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ، نہ پلان موجود ہے کہ وہ اس مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے. وہ جیسے امیر عباس صاحب نے کہا نا کہ انگیجمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو ایک امید دلائے رکھیں اور لوگوں کو کہیں نہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں. میں اب وہ مثال آن ایئر دینا نہیں چاہتا کہ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جانے والی، اور اس نے کہا تھا دیکھیں میں کتنا کام کر رہا ہوں، ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ افسوسناک بات ہے.